नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक ली और वहीं बैठक खत्म होने के बाद मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर 100 दिनों तक रहेगी। इसके बाद केस कम होने की संभावना है। वहीं बढ़ते मौत के मामलों को लेकर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि निजी अस्पतालों की लापरवाही के चलते मौत बढ़ रही है। इसे लेकर सतत निगरानी के निर्देश दिए गए। वहीं दुर्ग और रायपुर जिले में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मामले दुर्ग में मिल रहे हैं। इसके बाद रायपुर में केस सामने आ रहे हैं। बात सोचेंगे कि हल हो जाएगा, तो ये रफ्तार जो पकड़ ली है, ये रुकना बहुत कठिन है अगर हम बहुत ज्यादा और सजग नहीं हुए। अगले 2 महीने से लेके 100 दिन यानी 3 महीना पार मान लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अप्रैल मई में, कुछ लोग उसको ज्यादा भी मान रहे हैं। तो ये जो रफ्तार है, इसको हम चेक करने में, इसको रोकने में हर तरीके से हमने अपना योगदान नहीं दिया, तो ये तेजी से बढ़ेगा। राज्य लोक सेवा आयोग की गड़बड़ियों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा। वहीं राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को सौंपे गए 10 सूत्रीय ज्ञापन में आयोग की अनियमितता की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि लोक सेवा आयोग कई प्रकार की गड़बड़ियां कर रहा है। इनको लेकर भारतीय युवा मोर्चा हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। आयोग की इन गड़बड़ियों की वजह से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर हमारा एक बड़ा ही कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना के चलते इसे छोटा कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। ये प्रदेश में लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के अधिकार के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रही है। हस्ताक्षर अभियान इसलिए क्योंकि राज्य के लोक सेवा आयोग जो है कई प्रकार की गड़बड़ियां कर रही है और गड़बड़ियों से युवाओं के, छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य का साथ वो खिलवाड़ कर रही है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का परम कर्तव्य है कि युवाओं के भविष्य की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना भारतीय जनता युवा मोर्चा का परम कर्तव्य है। इसी उद्देश्य को लेकर पूरे प्रदेश भर में हमने जिला अध्यक्षों के मार्फत महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम हमने आहूत किया है। क्योंकि यह कार्यक्रम हमारा बड़ा था, मगर सरकार का जो आदेश हुआ है कोविड-19 को देखते हुए पीपी मॉडल के तहत पेंड्रा रोड से गेवरा रोड रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य के पिछले 2 साल से आधे अधूरी स्थिति में बंद पड़े होने के चलते इसकी लागत में न केवल बढ़ोतरी आई है, बल्कि इस पर अब सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। दरअसल पेंड्रा रोड से गेवरा रोड तक 131 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए साल 2015 के बजट में मंजूरी मिलने के बाद इनकॉम कंपनी ने काम तो शुरू किया था, जिसके लिए अभिभाजिक बिलासपुर जिले के 459 हेक्टेयर में पेड़ों की कटाई भी हुई और काम भी शुरू हुए। पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से इस लाइन का निर्माण कार्य आधे अधूरे में ही बंद कर दिया गया और वहीं पिछले 2 साल से काम पूरी तरह से बंद है। जबकि इस कॉरिडोर को प्रदेश सरकार ने SECL और रेलवे के PP मॉडल के तहत बनाया जा रहा था। सरकार ने इसमें मीटिंगें की हैं। मैं खुद मीटिंग में राजस्व मंत्री के हैसियत से शामिल हूँ। कोरबा से पेंड्रा रोड रेल लाइन का अभी उर्गा तक हो गया। आज उर्गा से धर्मजगह जुड़ेगा, उर्गा से पेंड्रा, क्योंकि उर्गा से कुसुंदा और डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। उर्गा से पेंड्रा रेल लाइन की निविदाएं हो चुकी है, प्राइस भी खुलने वाला है इसका अभी, और उसके बाद अतिशीघ्र ही वो काम प्रारंभ होगा। 95% आपका अधिग्रहणों के मुआवजा वितरित हो चुका है इसमें, ऐसा नहीं प्रगति पे। और सरकार बिल्कुल गंभीर है कि लाइन जल्दी से जल्दी बने। 2014 में शासन के द्वारा पेंड्रा से गेवरा रेलवे लाइन बिछाने का कार्य योजना बनाई गई थी, काम भी चालू हो गया था। लेकिन विगत 2-2.5 सालों से काम वहां पूरी तरह रुका है और जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो
1700 करोड़ रुपया था, अब 2100 करोड़ रुपया हो गया है। जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान के द्वारा शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल और सभी वार्ड के पार्षद रहे उपस्थित। और वहीं जिसमें शांति समिति की बैठक मुख्य रूप से होली त्योहार को लेकर रखी गई थी, जिसमें जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान ने जानकारी अवगत कराते हुए जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन जो जारी किए गए हैं उसे पालन करने की सभी से अपील की। और वहीं होली त्योहार में 5 लोगों से अधिक घूमने एवं डीजे बजाने जैसे अन्य बिंदुओं पर उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की भी आदेश दिए हैं। वर्तमान में होलिका पर्व को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुआ है। उसी के तारतम्य अनुभाग जांजगीर अंतर्गत नगर पालिका जांजगीर नैला में जो भी निवासी हैं और यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं उनकी उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी आदेश जारी किए गए हैं उससे अवगत कराया गया। इसके अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है, इस निर्देश से अवगत कराया गया। साथ ही जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उसमें दशगात्र या विवाह कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर पाबंदी लगाई गई है। और दशगात्र और विवाह वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति से ही किए जा सकेंगे। तथा मास्क की जो जुर्माना राशि है वर्तमान में 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। और जो भी 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन में 2 व्यक्ति और 4 पहिया वाहन में 4 व्यक्ति ही जा सकते हैं। उससे अधिक जाएंगे तो फिर संबंधित ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाएगी। और जो लोग भी सुन रहे हैं मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि चूँकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो जब भी घर से बाहर जाएं मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और 500 से अधिक किसान संगठनों के सांझे मोर्चे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन और छत्तीसगढ़ किसान सभा सहित इससे जुड़े अन्य घटक संगठनों ने तीनों कृषि विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की है। वहीं 1.5 गुना न्यूनतम और समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने और पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों को आधा करने और मजदूर विरोधी श्रम संहिता को वापस लेने तथा बैंक बीमा कोयला जैसे देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के निजीकरण की मुहिम पर रोक लगाने की मांग पर भारत बंद का समर्थन किया। किसान विरोधी कानून पारित किए और इसके बावजूद ये पारित किए गए कि राज्यसभा में उनको बहुमत नहीं। आज पूरे 4 माह होने जा रहे हैं किसानों के आंदोलन। हमने समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने का कानून मांगा था, न कि जो है ठेका खेती को बढ़ावा देने का कानून, मंडियों के निजीकरण का कानून हमने नहीं मांगा था। और नहीं महंगाई बढ़ाने के लिए जो है आवश्यक उपभोक्ता कानून में उन्होंने जो संशोधन किया है वो कानून मांगा था। तो ये तीनों कानून किसान विरोधी कानून है। ये देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करेंगे, किसानों के हाथ से जमीन तेजी से निकलेगी। ये पूरे देश के लिए आंदोलन चल रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून वापस लिया जाए और जिस समर्थन मूल्य के लिए एक लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और जिसका वादा भाजपा की सरकार ने किया था 2014 में कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से सीटू लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य वो किसानों को देंगे, वो कानून हम बनाए। इन बातों को लेकर हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से बैंक, बीमा, रेलवे, कोयला और जितने भी सार्वजनिक उद्योग है जो निजी हाथों को सौंपे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उसके भी खिलाफ हम जो है यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। खाद्य विभाग और छुरा पुलिस की एक और बड़ी कार्यवाही। छुरा लघु वनोपज विभाग के वनोपज सहकारी समिति केंद्र में भारी मात्रा में प्रतिबंधित जर्दा युक्त और गुटखा बरामद किया गया है। वहीं छुरा पुलिस विभाग और खाद्य विभाग द्वारा लगातार प्रतिबंधित गुटखा के खिलाफ जब्ती की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें आज भी फिर छुरा थाना प्रभारी और खाद्य विभाग द्वारा वनोपज सहकारी समिति के भवन में से वैध रूप से रखे 25 से 30 बोरी युक्त गुटखा बरामद किया गया है। दिनांक 25/3/2021 के रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली थी कि गढ़ियापारा छुरा स्थित लघु वनोपज का कार्यालय है, वहाँ पर जो है अवैध रूप से पान मसाला जर्दा युक्त रखा हुआ है, जिसकी तस्दीकी हेतु हमारा स्टाफ में मौके पर आया था, साथ में राजस्व अमला को भी लेकर आया था। मौके पर आने पर जो है उस कार्यालय में ताला लगा हुआ था
जो प्रबंधक नजरुद्दीन खां को तलब किया गया, जो चाबी उपलब्ध कराने पर देखा गया तो प्रथम दृष्टया जो है बोरियों में कुछ सामान रखा हुआ पाया गया, जिसमें से जो है जर्दायुक्त पान मसाला होना दर्शित हुआ, जिससे जो है रात्रि में कार्रवाई करना उचित नहीं प्रतीत होने से मेरे द्वारा और राजस्व अमला द्वारा संयुक्त रूप से सीलबंद किया गया और प्रातः खाद्य विभाग को सूचित कर अग्रिम कार्रवाई किया। कोरोना काल में निजी स्कूलों और पालकों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जहां बीते दिन एक खबर आई थी कि निजी स्कूलों ने छात्रों को जनरल प्रमोशन देने से मना कर दिया है, जबकि सरकार ने जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया है, वहीं अब ये मामला सियासत में तब्दील हो गया है। राज्य सरकार ने स्कूल प्रबंधकों को 2 टूक में कहा है कि सरकार का जो फैसला हो उसे मानना ही पड़ेगा। दरअसल प्रदेश के निजी स्कूलों के फैसले ने स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ा दी है। निजी स्कूल 2 लाख छात्रों को जनरल प्रमोट नहीं करेंगे और न ही आगे की कक्षाओं में इन्हें बैठने की अनुमति होगी। स्कूल फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों के खिलाफ स्कूलों ने सख्त रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया है और फीस जमा करने पर ही छात्रों को टीसी दी जाएगी और बिना टीसी के कोई भी अन्य स्कूल एडमिशन नहीं लेंगे और निजी स्कूलों ने ऐसे छात्रों की सूची तैयार कर ली है। निजी स्कूलों के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया और इस मामले में अब मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि स्कूलों को सरकार का निर्णय मानना ही होगा और स्कूल चाहे सरकारी हो या फिर निजी, अगर किसी को भी समस्या हो तो अपनी बात रखे। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने अपना रुख इख्तियार करते हुए कहा कि सरकार का ये फैसला उचित नहीं या फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पूरा फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, इस पर गौर करने की जरूरत है, जिसके चलते अब इसका विरोध शुरू हो गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि निजी स्कूलों के साथ सरकार की कहीं न कहीं सांठगांठ नजर आती है। स्कूल के जनरल प्रमोशन बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रहे हैं और अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है और किस तरह से सरकार यहां पर अपना रुख अपनाती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफार मेमन जन समस्या शिविर लगाकर 3 वार्ड वासियों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। वहीं शिविर में आयुष्मान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया गया और इस दौरान वार्ड वासियों ने प्रमुखता से राशन कार्ड बनाने और राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने, निवास व जाति प्रमाण पत्र और पेंशन में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिए, जिसका मौके पर ही निराकरण किया गया। और इसके अलावा वार्ड वासियों ने सफाई और पेयजल और सड़क बिजली की व्यवस्था को लेकर भी अपनी बात पालिका अध्यक्ष के समक्ष रखी। आज 11 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड और 13 नंबर वार्ड का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है और यहाँ पर वार्डों का समस्या निवारण केंद्र भी लगाया गया है। आज चौपाल की तर्ज पर जो यहाँ पर समस्या लेकर आ रहे हैं, जैसे राशन, पानी, बिजली, सफाई, उसको तत्काल यहाँ पर निराकरण किया जा रहा है जो यहाँ से हो सकता है। क्या लाभ होगा लोगों को? इसमें जो पंचायत तक जाना पड़ता है और कुछ लोग जाने में हिचकिचाते हैं, उनको यहीं पर उनकी समस्या को सुनकर तुरंत निराकरण किया जा रहा है। निगम क्षेत्र में गर्मी की समस्या अधिकतर वार्डों में पेयजल की समस्या देखने को मिलती है और लोगों को पेयजल के लिए 2-4 होना पड़ता है। वहीं निगम क्षेत्र के लखोली वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद प्रतिनिधि आशीष डोंगरे के नेतृत्व में लखोली वार्ड में 36 के रहवासियों ने पानी की विकराल समस्या को लेकर आयुक्त के नाम कार्यपालन अभियंता नगर पालिका निगम को ज्ञापन सौंपा और पानी की समस्या को जल्द दूर करने की मांग की है। संजय नगर, लखोली, सेठी नगर और लखोली नाका, दुर्गा चौक, लगभग 4 समूह में जो मेरा वार्ड बटा हुआ है, 3500 की जो आबादी है, उस आबादी में आज 1 महीने से पानी की दिक्कत हो रही है। विभाग प्रभारी को फ़ोन लगाने पर अतुल चोपड़ा जी से जो बात होती है, बोलते हैं कि ऐसा नहीं है यार, पानी तो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन वार्डों की समस्या को देखते हुए आज मेरे वार्ड में जो इतनी गंभीर समस्या है कि 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, 10 मिनट नल आता है और 10 मिनट के बाद टोटल नल बंद हो जाता है, चाहे वो सुबह की बात हो चाहे शाम की बात हो। इस समस्या को देखते हुए आज हम आयुक्त साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एकदम शांति वार्ता रूप में एकदम उनको नॉर्मल तरीके से ज्ञापन देंगे और जो शांति वार्ता रूप से बात करेंगे कि सर हमारी समस्या को जल्द से जल्द आप निराकरण करें। 10 दिन का अल्टीमेटम देंगे, अगर 10 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो फिर मटकी फोड़ वाला कार्रवाई करेंगे, फिर उसमें जो भी शासन प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं।
राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कालाबाजारी और बढ़ते दामों को लेकर भूपेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में सीमेंट के प्रमुख उत्पादन की कृषि से पहले उत्थान पर रहने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। यहां प्रति माह 25 से 30 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता है। इसकी खपत प्रदेश के साथ पूरे देश में भी है। वहीं देश का कुल 30% सीमेंट उत्पादन यहां होता है। उसके बावजूद सीमेंट की कालाबाजारी हो रही है। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और इस पर जो है जांच होनी चाहिए। रेयर एक आध केस कहीं हुए होंगे तो उसके विषय में जानकारी। सर, आपने संसद में सीमेंट की कालाबाजारी का मुद्दा उठाया था। वास्तव में छत्तीसगढ़ जो है वो ऐसा उत्पादक प्रदेश है जो पूरे देश को सप्लाई करता है और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वृद्धि करना और इसमें सरकार की जवाबदेही तो है ही है, कुछ कंपनियों के विषय में भी जानकारी लेनी चाहिए। और ये लूट है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार ये कहना चाहिए कि गरीबों के लिए, बिछड़े हुए जितने भी शोषित है, दलित है, उनके लिए छत की चिंता कर रही है, घर बनना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि 250 का सीमेंट 350 और 370 रुपए में बिके और ब्लैक में। यह जांच का विषय है और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार कटघरे में। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।